नमस्कार। आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण में हम एक बेहद ही अद्भुत यात्रा पर निकलने वाले हैं। एक ऐतिहासिक अध्येता के नजरिए से हम नर्मदा नदी के शांत किनारों पर सदियों से बसी एक बहुत ही प्राचीन सभ्यता की गहराई में उतरेंगे। और यकीन मानिए, महेश्वरी की ये कहानी सिर्फ कुछ तारीखों का लेखा-जोखा नहीं है, बल्कि प्राचीन माहिष्मती से लेकर होलकर साम्राज्य तक के पुनर्जागरण का एक जीता जागता दस्तावेज है। आइए शुरू करते हैं। किसी ने बहुत खूब कहा है, महेश्वर सिर्फ देखा नहीं जाता, उसे महसूस किया जाता है। और ये पंक्तियां सच में इस नगर की आत्मा को छू लेती हैं। ये हमें उस गहरे, संवेदी इतिहास में झांकने का निमंत्रण देती हैं, जहां कभी एक पौराणिक युद्ध का मैदान धीरे धीरे आध्यात्मिक शांति के एक परम आश्रय में बदल गया। मतलब ये सिर्फ ईंट और पत्थरों का शहर नहीं है, ये एक ऐसा एहसास है जो भीतर तक उतर जाता है। अगर हम इस शहर की कालानुक्रमिक यात्रा पर नजर डालें, तो ये बहुत ही भव्य और परिवर्तनकारी रही है। देखिए, पौराणिक युग में माहिष्मती की स्थापना से लेकर मध्य युग में परमार, चालुक्य और मुगलों के शासन तक इस भूमि ने इतिहास के अनगिनत पन्ने पलटे हैं। लेकिन जो असली टर्निंग पॉइंट था, वो आया 1725 में अहिल्याबाई होलकर के जन्म और फिर 1767 में उनके द्वारा महेश्वर को राजधानी बनाने के बाद। इसके बाद इस नगर का जो पुनर्जागरण हुआ ना, वो इतिहास में बिल्कुल अद्वितीय है। तो हमारी कहानी का पहला भाग है प्राचीन माहिष्मती का स्वर्णिम युग। क्या आपको पता है कि प्राचीन भारत में महेश्वर को माहिष्मती कहा जाता था? जी हाँ, है वंश द्वारा स्थापित यह नगर महान राजा कार्तवीर्य अर्जुन की राजधानी हुआ करता था। इन्हें लोग सहस्त्रबाहु अर्जुन के नाम से भी जानते थे, और ऐसा इसलिए क्योंकि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार उनके पास 1000 भुजाओं जितनी अकल्पनीय शक्ति थी। ये उस युग का प्रतीक है जब राजाओं की शक्ति को बिल्कुल देवताओं के समान माना जाता था। और इनकी शक्ति का अंदाजा हम स्थानीय किंवदंती से लगा सकते हैं। कहा जाता है कि एक बार लंका के बेहद शक्तिशाली राजा रावण भी महिष्मती आए थे। तब इसी नर्मदा नदी के तट पर उनका और सहस्त्रबाहु अर्जुन का एक भयंकर युद्ध हुआ था, जिसमें रावण को हार का सामना करना पड़ा। सोचिए, ये महाकाव्य कथा आज भी महेश्वर की स्थानीय लोक कथाओं में बड़े चाव से सुनाई जाती है। ये साफ तौर पर दिखाता है कि ये प्राचीन साम्राज्य कितना उग्र और युद्ध प्रेमी था। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास देखने को मिलता है। महेश्वर के इन दो युगों के बीच का अंतर देखिए। एक तरफ वो विनाशकारी, युद्ध से भरा प्राचीन अतीत है, जहां माहिष्मती का सीधा सा मतलब था युद्ध और पौराणिक राजाओं का बाहुबल। और वहीं दूसरी तरफ होलकर युग की पहचान देखिए। एकदम शांति, आध्यात्मिक पुनर्निर्माण और एक सुरक्षित सांस्कृतिक आश्रय। एक ही जमीन, लेकिन दो बिल्कुल ही विपरीत पहचान। ये बदलाव सच में अकल्पनीय है। अब आगे बढ़ते हैं इस यात्रा के दूसरे अहम पड़ाव की ओर, नर्मदा और शिव की नगरी। हमारे मन में ये सवाल आना लाजमी है कि आखिर ये महेश्वर नाम आया कहाँ से? तो बात यह है कि ये नाम भगवान शिव के महेश स्वरूप से लिया गया है। और ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये सदियों पुरानी बेहद गहरी शैव परंपरा को दर्शाता है। अगर हम आज भी वहां जाएं, तो अनगिनत प्राचीन शिव मंदिर हमें इसी बात का प्रमाण देते हैं कि ये नगर हजारों सालों से भगवान शिव की उपासना का एक बहुत बड़ा केंद्र रहा है। और फिर है मां नर्मदा। नर्मदा यहाँ केवल एक नदी नहीं है। हिंदू धर्म में इसे साक्षात एक देवी, एक मां के रूप में पूजा जाता है। एक बहुत ही गहरी और प्रचलित मान्यता है कि जो पुण्य गंगा जी में स्नान करने से मिलता है, वो पुण्य यहाँ केवल नर्मदा के दर्शन मात्र से ही प्राप्त हो जाता है। कल्पना कीजिए, महेश्वर की एक सुबह की, घाटों पर गूंजते वैदिक मंत्र, मंदिरों की लगातार बजती घंटियां और नर्मदा की वो शांत लहरें। ये वो जादुई माहौल है जिसने हजारों सालों से ऋषियों और तपस्वियों को अपनी ओर खींचा है। आइए अब हम इस इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण अध्याय की ओर मुड़ते हैं, अहिल्याबाई और महेश्वर का पुनर्जागरण। अहिल्याबाई होलकर महेश्वर की वास्तविक आत्मा है। उनके बिना यहाँ का इतिहास एकदम अधूरा है। सच कहूं तो रानी अहिल्याबाई को केवल एक शासक के रूप में देखना उनके साथ बिल्कुल न्याय नहीं होगा। असल में वो महेश्वर के स्वर्णिम युग की मुख्य वास्तुकार थीं। एक बहुत ही साधारण परिवार में जन्मी इस असाधारण महिला ने अपनी बुद्धिमत्ता और अपनी धर्मपरायणता से इतिहास के पन्नों पर अपना नाम हमेशा के लिए अमर कर दिया।
साल 1767 में जब उन्होंने महेश्वर को अपनी राजधानी बनाया, तब जाके इस असली पुनरुद्धारण की शुरुआत हुई। उन्होंने क्या कुछ नहीं किया। विशाल और पक्के नदी घाटों का निर्माण कराया, ढेरों प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया, दूर दूर से आने वाले यात्रियों के लिए धर्मशालाएं बनवाई गईं, गरीबों की खुलकर मदद की गई, और तो और व्यापार तथा स्थानीय हस्तशिल्प को जबरदस्त बढ़ावा दिया गया। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अपने पति और ससुर को खोने के इतने गहरे व्यक्तिगत दुख के बावजूद अहिल्याबाई ने इस नगर को एक अतुलनीय सांस्कृतिक केंद्र में बदल कर रख दिया। इसी के साथ हम आते हैं अपनी प्रस्तुति के चौथे हिस्से पर, महेश्वर किले का राजसी वैभव। अगर हम इस किले के वास्तुशिल्प की बात करें तो इसके चमत्कार सच में अद्भुत हैं। इसके वो विशाल लकड़ी के दरवाजे, वो बेहद बारीक और जटिल नक्काशीदार खिड़कियां, चारों ओर फैला हुआ विशाल राजमहल और सीधे नदी की ओर उतरते वो भव्य पत्थरों के घाट। किले के प्राचीन गलियारों से नर्मदा का जो दृश्य दिखाई देता है ना, वो एकदम बेजोड़ है। और आज भी जब हम किले के अंदर जाते हैं तो अहिल्याबाई का निवास स्थान और उनकी व्यक्तिगत वस्तुएं हम देख सकते हैं। ये पूरा का पूरा किला मानो उस गौरवशाली युग में झांकने की एक खिड़की है। इस ऐतिहासिक वैभव को हम मुख्य रूप से दो हिस्सों में बांटकर समझ सकते हैं। एक तरफ तो वो बेहद पवित्र घाट हैं, जैसे अहिल्या घाट, पेशवा घाट और फांसे घाट, और दूसरी तरफ हैं वो प्राचीन मंदिर जैसे काशी विश्वनाथ, अहिल्येश्वर और राजराजेश्वर मंदिर। इन मंदिरों के पत्थरों पर जो नक्काशी की गई है वो भारतीय स्थापत्य कला का एक बेहतरीन और जीवंत उदाहरण है। और अगर कभी शाम के समय इन घाटों पर होने वाली नर्मदा आरती में शामिल होने का मौका मिले, जब अनगिनत दीपकों की रोशनी पानी की लहरों पर झिलमिलाती है, तो यकीन मानिए वह अनुभव शब्दों में बयां ही नहीं किया जा सकता। पत्थरों के इस इतिहास से निकलकर अब हम आते हैं एक जीवित विरासत पर, महेश्वरी साड़ियां। ये जो विश्व प्रसिद्ध महेश्वरी हथकरघा उद्योग है ना, इसकी स्थापना कोई संयोग नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही सुविचारित प्रक्रिया थी। सबसे पहले अहिल्याबाई ने बड़ी दूरदृष्टि दिखाते हुए गुजरात और दक्षिण भारत से कुशल बुनकरों को यहां लाकर बसाया। फिर होलकर राज्य ने इस पूरे हथकरघा उद्योग को अपना पूरा संरक्षण और आर्थिक सहयोग दिया, और देखते ही देखते हजारों स्थानीय परिवारों को इस कला से जोड़ लिया गया। इस तरह एक आधुनिक और बेहद टिकाऊ अर्थव्यवस्था की नींव रखी गई। ये एक लीडर की दूरदर्शिता का बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है। अब आखिर महेश्वरी साड़ी में ऐसा क्या खास है? चलिए इसकी विशिष्टता को समझते हैं। इसकी सबसे बड़ी पहचान है इसका बेहद हल्का कपड़ा, जो इसे बहुत आरामदायक बनाता है। इसके अत्यधिक आकर्षक बॉर्डर, शाही और ऐतिहासिक रूप से प्रेरित इसके अनोखे डिजाइन, और सबसे बड़ी बात, एक ऐसी पारंपरिक कला जो पीढ़ियों से चली आ रही है। तो हम कह सकते हैं कि ये केवल पहनने का एक वस्त्र नहीं है, ये एक जीता जागता कलारूप है, जो आज इतने सालों बाद भी वहां की स्थानीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी बना हुआ है। तो आज का महेश्वर कैसा है? आज का महेश्वर असल में मराठी संस्कृति, मालवी परंपरा और नर्मदा के प्रति अटूट भक्ति का एक बहुत ही अनूठा संगम है। सूर्यास्त के समय इसकी जो बेजोड़ सुंदरता निखर कर आती है, वो न केवल लाखों पर्यटकों और आध्यात्मिक साधकों को अपनी ओर खींच लाती है, बल्कि आज पूरी दुनिया के फोटोग्राफरों और बड़े बड़े फिल्म निर्माताओं के लिए भी ये एक पसंदीदा जगह बन चुका है। अतीत और वर्तमान का ये मेल वास्तव में किसी जादू से कम नहीं है। इस पूरे ऐतिहासिक विश्लेषण के अंत में हमारे सामने एक बहुत ही गहरा और गंभीर प्रश्न उभर कर आता है। क्या हमारी ये भागदौड़ भरी आधुनिक सभ्यता कभी आने वाली पीढ़ियों के लिए ऐसी कोई सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत छोड़ पाएगी? अहिल्याबाई होलकर के उस ऐतिहासिक संरक्षण का जो प्रभाव है, वो आज भी सीना ताने खड़ा है। महेश्वर की ये यात्रा हमें केवल इतिहास से जुड़ना ही नहीं, बल्कि उसे सहेजना भी सिखाती है। बस इसी विचार के साथ हम आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त करते हैं। हमारे साथ इस सफर में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।